ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 एंटिटीज़ पर सैंक्शंस आयद की हैं कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक और लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम में मदद कर रहे थे। इन सैंक्शंस का क्या असर होगा नहीं होगा, इस पर हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे। साथ ही मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, रेमिटेंस बढ़े हैं। तो इससे क्या हम कोई उम्मीद लगाएं कि हालात बेहतर होंगे या ये हमारी खुशफहमी होगी, इस पर भी हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं पंजाब से यूरोप जाने वाली ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिश का, इस ख़तरनाक रविश का, कि जिसका एक और हमने देखा, एक सानिया देखा इस हफ़्ते। यूनान के समंदरी पानी में 3 कश्तियाँ थीं जो लिबिया से वहाँ जा रही थीं, और उनमें से एक कश्ती को हादसा हुआ, वो ओवर क्राउडेड थी। और फिर पहले ख़बर ये आई कि पाकिस्तानियों की लाशें मिली हैं। उसके बाद 40 के करीब ऐसे थे जिनके लिए तलाश जारी थी, लेकिन अफसोसनाक ख़बर ये आई कि अथॉरिटीज़ ने अब वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर दिया है और दे आर प्रिज्यूम्ड डेड। इसके अलावा भी कोई 47 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको डूबने से वहाँ पे बचाया गया। वो वहाँ पर इस वक्त उनकी रिहेबिलिटेशन हो रही है। रिपोर्ट्स ये आई कि इसमें जो लोग रेस्क्यू हुए हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक़ पंजाब के ज़िला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट से था। और वहाँ पे एथेंस में एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं ज़फ़र शाही, उन्होंने जाके कुछ अफराद के साथ बात की। उन्होंने अपनी रूदात कुछ इस तरह से बयान की। असी इस टाइम इत्थे मुकीम हाँ यूनान कैंप दे विच। असी बहुत मुश्किल हालात कट के इत्थे आए हाँ। पाकिस्तान भी मुश्किल हालात सन, उत्थों दा असीं लीबिया आ गए हाँ। लीबिया आके भी असीं 1.5-2 महीना अपने कोल दलील होंदे रहे हाँ, ते ढेर सारे दलील होया, ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई कपड़ा। भाईजान लीबिया असीं निकले हाँ 11 तरीक नूं भाईजान। ते समुंदर दे हालात जिहड़े हन ना बहुत खराब सन, जिहड़ी हकीकत गल, पानी बहुत तेज़ ही, जिहड़ी हकीकत गल है। ते कश्ती जिहड़ी सी ना वो भाईजान छोटी सी, सही है। ते जंटां जिहड़ी है ना खलका दे विच बुधी पाई। भाजी इंजन भी हल्के लगे सन, इंजन विचों 1-2 ते बंद हो गया सी ते एक झटके लै रहा सी। वो बहुत समुंदर च जुत्तियां, बूट, कपड़े सब कुछ रह गया। जो कुछ दिता है इन्हां दी मेहरबानी है दिता है। जैकटां बूट चाहिए ने और मोबाइल साडे रुड़ गए ने। घर दा राबता औखा हुंदा है, मोबाइल शमैल कोल होए चलो राबता जी बाकी भी सट छड़ी सी। उस तो बाद जिहदे लोकेशन वेंदे ने वो वाला सिस्टम भी सारा सट छड़िया सी। बहुत मुश्किल हालात दे विच असीं इत्थे तक पहुंचे हां। ते जिनान वाले ने जिहड़ी साडी हेल्प कीती है, सानू बचाया है। कुछ भाई साडे नहीं बच सके। ते अग्गों भाजी अग्गों कोई ना आयो, तुहाडी मेहरबानी। जेड़ा भी कोई सुने वेखे अग्गों कोई ना आयो, इस राय कदे ना आयो जी। तो अग्गों कोई ना आए, ये बात हमने पिछले साल भी सुनी थी। जून 23 में आपको याद होगा कि सैकड़ों पाकिस्तानी बिल्कुल इसी तरह के एक हादसे में, साने में उनकी जानें गई थी। यहाँ मुल्क में बहुत शोर मचा था। हुकूमत ने बड़े बयान दिए थे, FIA ने भी बात की थी कि हम अरेस्ट करेंगे, मुकदमात करेंगे। उस पर हम प्रोग्राम में ज़रा आगे बात करेंगे। पहले एथेंस में सहाफ़ी ज़फ़र शाही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने ये मामला पहले किए हैं, अभी भी वो वहाँ पे कवर कर रहे हैं। ज़फ़र, बताइएगा कि जो लोग ये बच गए, आपने इनसे बात की है, मज़ीद इन्होंने क्या बताया कि किस तरह के लोग सवार थे इस कश्ती में, और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि बच्चे भी थे इसमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी सबसे पहले तो ये जो वाक़या है नहायत अफसोस और दुख जितना भी किया जाए वो कम है कि 1 साल के वक्फे के बाद दोबारा वही कुछ जो है वो दोहराया गया, जिसका जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। ये तफसीलात के मुताबिक ये जो हादसा है ये जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी शब को जो है यूनान का एक जजीरा है क्रीती, उसके नज़दीक ये हादसा जो पेश आया। और 3 कश्तियाँ थी जो कि 11 दिसंबर को जो है वो लीबिया से गैर कानूनी तारकीन उनको ले गई थी। इसमें सबसे एक जिस पे ज्यादा लोग सवार थे वो पाकिस्तानी थे, जिस कश्ती पे तकरीबन सिर्फ 30 लोगों को बैठाने की गुंजाइश थी। उस कश्ती पे
84 जो है वो 81 जो है वो पाकिस्तानी थे और 3 जो है वो उनका तल्लुक जो है एक बांग्लादेश और दूसरों का सूडान से था। तो ये सबसे बड़ा हादसा जो दूसरी कश्ती पर जो लोग सवार थे उनको तो रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस कश्ती में ओवरलोडिंग की वजह से यहाँ जो जजीरा करीब थी या खराब मौसम की वजह से यहाँ इसको हादसा जो है वो पेश आया और इस हादसे में जो है वो 5 पाकिस्तानी जो है वो जान से गए वक्ती तौर पर, जिनकी डेड बॉडीज जो है उनको रिकवर किया। लेकिन कल जो है वो ऐलान किया गया कि 40 से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो इस हादसे में, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जब बंद किया गया तो जितने भी लापता थे उनको जो है वो बोला गया कि उनको जहां भाग जो है वो समझा जाए। तो कल और आज जिन पाकिस्तानियों को 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया, वे ये एक मालाकासा, एक एथन के नवा में एक छोटा सा कस्बा है, वहां ये कैंप बना। उस कैंप में इन पाकिस्तानियों को जो है वो वहां भेजा गया और जब इन पाकिस्तानियों से हमने मुलाकात की तो खौफनाक किस्म के इंकशाफात जो है वो इन पाकिस्तानियों के जो है सामने आए। सबसे पहले तो लीबिया के अंदर इन पाकिस्तानियों पर जो है बेतहाशा जुल्म किया गया, इनको भूखा और प्यासा रखा गया और इसके बाद इनको गन पॉइंट पे जो है इस कश्ती पे सवार किया गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि 30 लोगों की गुंजाइश है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सब ने इस कश्ती में बैठना और जबरदस्ती दूसरे पाकिस्तानियों को इस कश्ती में जो है वो बिठाया। और उससे बड़ी अफसोस की बात ये है कि जितने भी ये पाकिस्तानी थे जो इन 3 कश्तियों पे ये वहां से इकट्ठे निकले थे, उसमें ज्यादा तादाद जो थी वो कम उम्र पाकिस्तानी बच्चे जो थे उनकी थी और इन बाद ऐसे भी बच्चे हैं जिनसे मैं मिला भी हूँ, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो यानी कि अभी जहाँ बाग हो चुके हैं, तो उनकी उम्रें जो है वो 12 साल 11 साल और 13 साल के लगभग ये छोटे बच्चे थे जो वहां से गैर कानूनी तरीके से ये यहाँ पहुंचे। तो ये जो पाकिस्तानी यहाँ पहुंचे हैं, इन्होंने वही एक लंबी दास्तान सुनाई कि किस तरह रास्ते में ये तकरीबन लीबिया से यूनान पहुंचने में इनको तकरीबन 55 घंटे जो है उसका वक्त जो है वो लगा, जिसमें इन्होंने भूख प्यास सब कुछ जो बर्दाश्त किया। इसके अलावा जो लोग इनको ला रहे थे उन्होंने भी कश्तियों में इनके साथ जुर्म किया, इनको भूखा प्यासा जो है वो रखा। और उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचे तो आज भी मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी का ये सबसे खौफनाक, जिनको जिंदा रेस्क्यू किया गया, उन बच्चों का ये कहना था कि ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो है खौफनाक लम्हा था, जब हमने अपनी आंखों के सामने जो है अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार और जिनके साथ हम मिल के पाकिस्तान से खेले थे उनको अपनी आंखों के सामने जो है हमने डूबते देखा। और इन पाकिस्तानियों से ये पता चला कि जब ये कश्ती जो है वो जब यूनानी जजीरा करीब के एक इलाका साहिली एक इलाका उसके करीब जो है गार्दोस के नाम से इस इलाके को जो है वो जो है जाना जाता है। तो सबसे पहले ओवरलोडिंग की वजह से इस कश्ती में जो है वो सुराख हुआ और उसके बाद पानी जो है वो इतनी तेजी के साथ इस कश्ती में दाखिल हुआ कि किसी को अपनी जान बचाने की जो है वो बिल्कुल उसको वक्त ही नहीं मिला। और जो थोड़े बहुत जो है वो तैराकी जानते थे वो कुछ देर जो है समंदर में तैरते रहे, जिसके बाद एक और जो है करीबी इलाके से गुजरने वाला एक कार्गो शिप था जिसने इन पाकिस्तानियों को जो रेस्क्यू, जिसके बाद जो यूनानी कोस्ट गार्ड है उन्होंने इस इलाके में फौरी तौर पर एक हेलीकॉप्टर और कुछ दूसरी छोटी बोट्स है उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। तो आज भी वो बच्चे ठीक है जफर साहब, बिल्कुल इसी तरह का सानिया पिछले साल भी पेश आया था। आपने आपसे ही बात की थी और मुझे याद है कि उन पर भी जुल्म किया गया था, उनको भी भूखा प्यासा रखा गया था, बल्कि उनको तो किश्ती के तह में रखा गया था जहाँ पर फिर कोई बचने का इम्कान नहीं होता। ये सब जो ज़्यादातर जो लोग फौत हुए थे पिछले साल इन्हीं इलाकों से थे जो अभी जैसे आपने शनाख्त की है, जैसे आप अभी बता रहे थे। ये इस वक्त ये सब कह रहे हैं कि जी मैं सबको कहूँगा कि आप कभी इस तरह की गलती नहीं करें। आपकी भी इनसे बात हुई है, यकीनन इनको भी इल्म होगा जो पिछले साल लोगों के साथ हुआ है, उससे पहले उस साल हुआ है, जो दिहाइयों से लोगों के साथ होता रहा है, फिर भी इतनी बड़ी रिस्क ली, फिर भी अपनी ज़िंदगी के साथ जुआ खेला। क्या इन्होंने आपको बताया है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिरकार ये जानते तो सब हैं कि क्या होता है। जी जी बिल्कुल, इस बारे में इनसे बड़ी तफसीली बात हुई है। सबसे पहले तो ये सिर्फ 3 से 4 इजरा है
जिन इजला से ये हर साल जो अकीदे वतन जो है ये निकलते हैं और इनमें बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की होती है, तो इनसे जब ये पूछा जाता है कि ये इनके स्टडी के दिन है, ये उसको छोड़ के ये क्यों इस गैर कानूनी रास्ते पे निकलते हैं, तो सबसे पहले इनका जो जवाब होता है वो ये होता है कि जी हमारा एक दोस्त पहुंच गया था, उसने सोशल मीडिया पे हमसे रब्ता किया, उसने कहा कि आप भी आ जाए यहाँ, तो जो है वो बिल्कुल स्टडी भी फ्री है, यहाँ रह जो छोटे बच्चों को वो भी बिल्कुल फ्री मिलती है, मेडिकल फ्री है। मतलब सुनहरी ख्वाब दिखाई, बड़ी अच्छी जिंदगी। आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपका मुस्तकबिल जो है बड़ा रोशन होगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो जरिया है वो है सोशल मीडिया, जिसके जरिए कम उम्र बच्चों को जो है वो इस पे वर्गलाया जाता है और इनको इस रास्ते पे जो है, और जिस तरह पहले भी मैंने ये बताया कि सिर्फ ये 3 से 4 अजला है, अगर आप इनको हमारी हुकूमत इन अजला में जो वो कंट्रोल हासिल कर रहे तो मेरा ख्याल है ये रुक जाए। और ये जिस तरह पहले भी हमने ये कोई पहला हादसा नहीं है, ये तो एक बड़ा हादसा है। छोटे जो हादसे हैं वो तो आए रोज हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन इस किस्म के हादसा जो है वो खुसूसन इस वक्त लीबिया से जो गैर कानूनी जफर बस आखिर में ये बताइएगा कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वो इस वक्त क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन अजला में जहाँ से ये लोग गए थे वहाँ पे तो ज़ाहिर कोहराम है, वो लोग परेशान हैं, तो अभी इमीडिएट इसमें क्या किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है सफारत खाना? जी बिल्कुल, इस हवाले से 2 दिन पहले यूनान में जो पाकिस्तान के सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी उन्होंने सफारत खाना पाकिस्तान एथन में एक बड़ी अहम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सहाफ़ी बरादरी है उनके साथ की, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि हम ये 3 से जो 4 अजला हैं इनमें सख्त ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। और जिस तरह मैं पूछ रहा था कि यूनान के लेवल में जहाँ पे अभी ये लोग मौजूद हैं या बाकियों की अभी तक लाशें नहीं मिली, फैमिलीज को किस तरह से सफारत खाना फैसिलिटेट कर रहा है? जी इसमें जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले तो सफारत खाना ने फौरी तौर पर एक एमरजेंसी जो है वो नंबर जारी किया और कहा कि जिनके बच्चे मिसिंग है वो फौरी तौर पर उनका डेटा हमारे साथ शेयर करें। और इसके बाद क्योंकि जिस तरह पहले ये एक जजीरा है, एथन से अगर बाई फेरी या आप जाए या बाई एयर भी जाए तो 1 घंटा है, बाई फेरी आप जाए तो 10 से 12 घंटे का सफर है। तो सफारत खाना की टीम जो फौरी तौर पर वहां पहुंची, उन्होंने ये जो जिंदा पाकिस्तानी रेस्क्यू किए गए इनका डेटा इकट्ठा किया और उसी जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन रात को जो है जिंदा बचने वाले जो पाकिस्तानी है उनकी लिस्ट जो है वो शाया की और इन पाकिस्तानियों को वहां वक्ती तौर पर तो सफारत खाना की तरफ से सहूलियात जो है दी गई, लेकिन इसके बाद जो है जितने भी ये पाकिस्तानी थे इन्होंने वहां यूनान के अंदर जो है वो अपनी जो है रिहाइश के लिए इन्होंने असाइलम जो है उसको अप्लाई कर दिया। और जब आप असाइलम जो है वो आप अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद फिर अगला जो काम होता है वो ग्रीक गवर्नमेंट का होता है कि उन्होंने किस तरीके से इनको हैंडल करना है। तो सफारत खाना ने उसके बाद जो 5 पाकिस्तानी है जिनकी डेथ हुई है उनका ये ऐलान किया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो तमाम अखराजात इनकी डेड बॉडीज के वहां क्रीत से लेकर एथन और एथन से पाकिस्तान ट्रांसफर करने में तमाम जो अखराजात है वो हुकूमत पाकिस्तान को बर्दाश्त जो है वो करेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत ही फेमिलियर स्टोरी है यार, कितनी बार ये स्टोरी सुनी, मतलब सारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी तकरीबन 100% सेम स्टोरी है, ऑलवेज द सेम। अच्छा मुझे दलालों से, एजेंटों से, रिक्रूटिंग वालों से, FBI से किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है इनके वालिदैन से या ख़ुद इनसे, इसलिए कि अगर तो गुर्बत भागने की वजह है तो सबसे पहले तो बलूचिस्तान और सिंध को खाली होना चाहिए, वहाँ ऐसा नहीं है। ब्रेक ले नहीं एक तो इस पर थोड़ी बात करते हैं। अच्छा अगर क्या जंग लगी हुई है, क्या आपको भागना पड़ रहा है, क्या वहाँ भूखमरी या कहत है कि आपको वो इलाका छोड़ना पड़ना है, क्या हुकूमत आपके पीछे पड़ गई है कि आप सियासी मुखालिफ हैं लिहाजा आपको जान बचाने के लिए, क्या कोई मजहबी गिरोह आपके पीछे लग गए हैं, कोई तो रीज़न हो। अगर आप 25 से 30 लाख रुपए जमा करके एक इंसानी स्मगलर को दे सकते हैं तो उसी 25 से 30 लाख रुपए में उस बच्चे को
दुकान क्यों नहीं खुलवा सकते? और अगर आप ये कहते हैं कि 12-13 साल का बच्चा है जी बड़ी जिद करता है, तो आपको पता है ये औलाद के सामने तो हथियार सुटने पैंदे। लानत है ऐसे वालिदैन पे जिनकी काबू में 12-13 साल तक के बच्चे भी नहीं आ रहे हैं और ख़ुद आप मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और जब उसकी लाश आती है तो सेम रिक्रूटिंग एजेंट वो इन्हें कहता है कि तुसी फिक्र ना करो, बड़ा अफसोस होया है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ अगला बच्चा है उसनों मैं फ्री भेजसा या अधिक कीमत पे भेजसा, और आप खुद उसके हवाले कर देते हैं। लानत है आप लोगों। ये और एक और बात, ठीक है, अब ये जो बात हो रही है ना असाइलम की, आपको पता है कैसे असाइलम लेंगे? हमें पता है ना इस मुल्क में अहमदी जमात पर तशद्दुद होता है, वो अपने आप को ये पोस्ट करेंगे, कभी कभी अपने आप को हम जिन्स परस्त पोस्ट करेंगे, मतलब झूठ किसी और की तकलीफ का फायदा उठा के ये अपना असाइलम लेंगे। अभी जो ब्रेक के बाद हमारे साथ एक रिसर्चर होंगे अजवर शकील साहब, उनकी भी अगर आप ये जो स्टोरी पढ़ें, सितंबर में ही छपी है। 18 साल का बच्चा है, हाफिजाबाद का, महमूद नाम है उसका। स्कूल में इतने अच्छे ग्रेड नहीं थे, स्पोर्ट्समैन था, लेकिन बस उसका दिल था कि मैं जाऊं यहां से। कोई मसला नहीं था, मेरा दिल था कि मैं जाऊं। कुछ दोस्तों ने कहा कि यार चल यार, मेरा भाई गया हुआ यूनान, तू भी आ, वहां पे मेमे मिलती हैं। अच्छा, ये 12-13 साल का बच्चा क्या है कि जी वहाँ तालीम फ्री है। अबे तेरी तो तालीम यहाँ भी फ्री है, वहाँ जी फैसिलिटीज हैं, तो तुझे कौन सा किराया देना पड़ रहा है अपने घर में? मतलब ये क्या बंदा 20 लाख रुपए दे सकता है ह्यूमन ट्रैफिकर को? खुदा का खौफ। अच्छा, इनके वालिदैन के सामने इन्हीं की कजन्स की लाशें पिछले साल आई होंगी, या उससे पिछले साल आई होंगी, या उससे पिछले साल आएंगी। अब ये भोले और मासूम बन रहे हैं, सानू की पता, सानू तो ट्रैप किया गया है। क्या है यार ये इसको थोड़ा समझते हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हमारे साथ एक रिसर्चर होंगे जिन्होंने इस मामले पे काम किया है, थोड़ा उनसे बात करेंगे। पंजाब से यूरोप जाने की ख्वाहिश ने मज़ीद जानें निगल ली हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। पिछले साल एक तहकीक हुई इस पूरे मामले पे जो कि HRCP ने की। पता ये लगा कि 2023 में 6000 पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने ये ख़तरनाक रूट लिया, ये डंकी वाला रूट जिसमें आपकी जान भी चली जाती है, ताकि वो यूरोप तक पहुंच सकें। और इसमें उन्होंने जायज़ा लिया कि हमारे हुकूमत का, FIA का क्या किरदार है, उस पर हम बात करेंगे। हमें जॉइन कर रहे हैं ये तहकीक करने वाले वकील असफ़र शकील। असफ़र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी काफ़ी जामे रिपोर्ट थी पिछले साल, और डॉन में भी आपने इस पर लिखा था। पहले ये बताएं, अभी ब्रेक से पहले हमारी यहाँ बात हो रही थी और वसतुल्लाह खान साहब ने एक पॉइंट रेज़ ये किया कि हम बिल्कुल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसकी नाअहली है, ताकतवर माफिया भी होंगे, लेकिन वालिदैन का इसमें क्या रोल है जो सब कुछ देखते हुए भी अपने बच्चों को जाने देते हैं, उनको पैसे इकट्ठे करके देते हैं कि हाँ बेटा ये ख़तरनाक काम करो, आर या पार? जी, वसतुल्लाह खान ने एक बड़ा प्रोमिनेंट पॉइंट रेज़ किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट और डेप्रिवेशन ये एक रोल अदा करता है। इट सर्व्स एज अ पुश फैक्टर फॉर कंपेलिंग दीज माइग्रेंट्स टू लीव द कंट्री। लेकिन आप ये देखें कि पिछले साल भी जो मेजर कैचमेंट एरियाज थे वो सेंट्रल पंजाब की सिटीज़ थी, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट, इस तरह के इलाके। और इस साल भी जो प्रोमिनेंट कैचमेंट एरियाज हैं वो यही हैं। तो आप ये तो कह सकते हैं कि अगर आपने रिलेटिव डिप्रेविटी का ही स्केल लेना है, these are not the most economically backward cities of Pakistan. So ऐसी क्या वजह है कि यहीं से ही लोग जाते हैं और बलूचिस्तान और सिंध से लोग नहीं जाते? और इसका जवाब ये है कि पीयर इफेक्ट वो एक बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा करता है। मेरी जिन विक्टिम से, जिन माइग्रेंट से रेगुलरली बात होती थी पिछले साल जब मैं अपनी रिपोर्ट लिख रहा था, वो मुझे यही बताते थे कि हमारे इलाके से इतने लोग जो हैं वो पिछले साल गए, वहाँ जाके उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें वीडियोस भेजी और उन्होंने हमें ग्रीनर पैस्चर्स, सुगाने बाग दिखाए, और हम भी कंपेल हुए। हमने भी कहा कि हम अपने पैसे जोड़ के तो एक फ़ॉरेन मुल्क जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक ये भी पॉइंट रेज़ किया गया था कि अगर इतने ही पैसे हैं, 20-25 लाख रुपए हैं, तो आप लीगल राउट के थ्रू क्यों नहीं चले जाते, या आप एक दुकान क्यों नहीं लगा लेते? इसका एक जवाब ये है कि एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। दूसरा ये कि अथॉरिटी से डील करने की जो काबिलियत है वो हर किसी में नहीं होती। कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग जो हैं उनके पास इस तरह की अवेयरनेस ही नहीं होती।
इस वजह से वो फिर जो उनके आसपास एक प्रोमिनेंट कोई स्मगलर होता है जिसने फेसबुक पे अपने आप को एडवर्टाइज किया होता है या व्हाट्सएप पे अपनी उसने इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है और आसपास के लोग भी बताते हैं कि ये बंदा आपको बाहर पहुंचा सकता है अगर आप उसको इतने पैसे डिपॉजिट कर दें, वो फिर ऐसे लोगों की सर्विसेज जो है वो वसूल कर लेते हैं। मतलब वर्ड ऑफ माउथ हो गया ना ये, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार कि वसतुल्लाह बैठा हुआ है इटली में, वो मुझे तस्वीरें भेज रहा है, पीछे मेरे पता नहीं वो फाउंटेन है ट्रेवी, और कहते हैं यार तू भी आ जा। तो मैं ये नहीं देखूंगा कि यार कितने हजार लोग डूबे हैं, मैं ये देखूंगा कि यार जो एक बंदा जो मेरा दोस्त है, जो हो सकता है कि वहां पर इन्हीं ह्यूमन स्मगलर्स की दलाली कर रहा हो, राइट, उनकी रिक्रूटमेंट एजेंट का काम कर रहा हो, मैं उसके पीछे चले जाऊंगा। असफर साहब, आपने अपनी रिसर्च में इनके वालिदैन से कोई बात आपकी हुई या सिर्फ जो सर्वाइवर्स थे या विक्टिम्स थे उनसे आपकी बात हुई? क्योंकि अगर आपकी वालिदैन से बात हुई है तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि किस बेसिस पर उन्होंने हाँ की। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यार मेरे वालिदा ने अपने जेवर बेचे, मेरे वालिद साहब ने कोई ज़मीन बेची, तो जाहिर है कि उनकी भी तो रजामंदी इसमें शामिल है। जी इसमें ना वैसे तो मेरा पेरेंट्स तक पहुंच नहीं थी, मैंने सिर्फ स्मगलर्स और जो माइग्रेंट्स हैं उन्हीं का ही इंटरव्यू किया था इस रिपोर्ट के लिए। लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन विक्टिम से मिली थी वो ये थी, आपने जैसे महमूद का जिक्र किया, उसके केस में महमूद ने अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली थी। हाँ, उसने अपने घर के अंदर जो एसेट्स वगैरह मौजूद थे इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल एंड अदर एसेट्स, वो बेच के उसने पैसे तो ज़रूर इकट्ठे किए, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से सबसे पहले तब रब्ता किया जब वो ऑलरेडी बलोचिस्तान ईरान के बॉर्डर पे था, वो माशकेल क्रॉस कर रहा था। उस वक्त उसने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया, और वो भी इसलिए किया क्योंकि उसको एक डिस्पर्समेंट करनी थी, क्योंकि जो स्मगलर्स हैं वो अप फ्रंट सारी पेमेंट नहीं लेते, वो पीस मील लेते हैं। सीरीज ऑफ सब नेटवर्क्स बने होते हैं और हर सब नेटवर्क जो है वो अपना हिस्सा रख लेता है और फिर माइग्रेंट्स को ऑनवर्ड्स मूव करवा देता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट सब नेटवर्क। तो उसने जब अगले सब नेटवर्क पे जाना था इनटू ईरान, तो वो एक पेमेंट मांग रहे थे। पेमेंट के लिए एक डिस्पर्समेंट करनी थी जो कि पीछे घर से होनी थी। तो उसने सबसे पहली दफ़ा राब्ता पेरेंट्स को तब किया, और पेरेंट्स को तब पता लगा कि अच्छा हमारा बेटा तो अब टर्की के रास्ते पे है, बट उस वक्त कुछ हो नहीं सकता था। अच्छा असफर साहब, हमारे पास टाइम कम है, एक आखिरी सवाल। आपने भी ये रिपोर्ट की, पिछले साल काफ़ी हंगामा हुआ, उसके बाद मैं ये देख रहा था रिपोर्ट्स ये हैं कि कोई 190 केसेस रजिस्टर हुए ये इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़, और कोई 800 से ज़्यादा लोग पकड़े भी गए, हिरासत में लिए गए। आई डोंट नो आपने उस पर फॉलोअप किया है कि वो क्या हुआ, वो बात आई गई होगी, बंदे छूट गए या उस पर वज़ीर आज़म को परसों रिपोर्ट पेश की है FIA ने कि 174 पर्चे कटे पिछले साल, सिर्फ 4 को अदालतों ने सजाएं दी हैं। अच्छा, आप बताइए, आप माहिर कानून हैं, क्या हुआ इसका? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट है, उसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी डेजिग्नेटेड है टू क्रैक डाउन ऑन ह्यूमन स्मगलिंग वो FIA है। और FIA का रोल सिर्फ क्रैक डाउन नहीं है, लोग इसको गलत समझते हैं, और मेरे ख्याल से FIA में भी सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग इस चीज़ के ऊपर नहीं होती। जो प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स रूल्स हैं 2020 के, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपने जो माइग्रेंट्स के राइट्स हैं उसको सेफगार्ड करना है, आपने उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, बोथ बिफोर द एक्ट ऑफ स्मगलिंग एंड आफ्टर। ये चीज़ें नहीं होती। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ इसमें मुझे ये नज़र आती है कि जब भी इस तरह का बड़ा इंसिडेंट होता है तो क्रैकडाउन्स भी हो जाते हैं, FIA के यूनिट्स भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं, जैसे अभी 2 गुजरात और 2 गुजरावाला में हुए हैं, और जो राउंड अप्स हैं वो भी हो जाते हैं, केसेस भी रजिस्टर हो जाते हैं, और जो स्मगलर्स हैं वो भी डिटेन हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह स्मॉग का क्राइसिस है, जब भी एक पब्लिक नैरेटिव बनता है उसके ऊपर एक क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन जब भी ये न्यूज़ से ऐसी चीज़ हटती है तो एक ईयर राउंड एफर्ट आपको नजर नहीं आती। सो इसके ऊपर भी एक ईयर राउंड एफर्ट नहीं होती, इंसिडेंट टू इंसिडेंट होता है। बिल्कुल, सबसे अफसोसनाक बात ये है रिएक्टिव पॉलिसी। जैसे असफर शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शायद संग दिली लगे, उनका बात नहीं कर रहा जो वाकई ही डेस्परेशन में वहाँ फरार हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा तुला हुआ है मरने पे ना, आप उसको नहीं बचा सकते। सिंपल है। हम कुछ ज़्यादा क्रूअल तो नहीं हो रहे पेरेंट्स के साथ?
पेरेंट्स के साथ मतलब नहीं यार, बात मैं बिल्कुल सही है, जायज़ बात है। शायद क्रूअल तो तब होना कि जब उनको पता ही ना हो कि होता क्या। उनके तो सामने हर साल लाशें आती हैं अपने ही शहरों में, तो क्या उन्हें नहीं पता कि होता क्या? लेकिन बस यही सोच है कि मैं स्पेशल हूँगा, मैं निकल जाऊंगा। तो ये ग्रीड का एक एलिमेंट है ना जो उभर के सामने आ रहा है। ग्रीड एंड आई थिंक ये जो मतलब अगेन ये जो सोशल मीडिया की बात है ना, इसको भी हम नजरअंदाज ना करें। आपको याद है पिछले साल इसमें हमने बाकायदा वो क्लिप्स दिखाई थी जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जिस तरह वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ये नहीं देखेंगे कि मेरे पड़ोस के घर में 4 जनाजे आए हैं, ये देखेंगे कि सर मुझे व्हाट्सएप पर क्या आ रहा है। ये है रियलिटी। चलें जी, इस मौजू को फिलहाल यहाँ छोड़ते हैं, एक हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे अमेरिका की, पाकिस्तान की और मिसाइलों की। वेलकम बैक। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको पता है कि उनके आँख मटक्का होता रहता है और हम मरे जाते हैं कि अमेरिका की चश्मे अबरू जो है वो क्या कर रही है। लेकिन अमेरिका हमारे साथ वही सलूक करता है जो एक अनवांटेड आशिक के साथ उसका महबूब करता है। अब यही देख लें कि बाइडन इंतज़ामिया ने जाते जाते भी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एक और दुलत्ती मारने की कोशिश की। हालांकि 20 जनवरी को बाइडन इंतज़ामिया फारिग हो जाएगी। ताज़ा जो पाबंदियां हैं वो हमारा जो मिसाइल साज इदारा है और रिसर्च का इदारा है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, वो है। इसके अलावा 3 निजी कंपनियां हैं, कराची की अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड इंटरप्राइजेज़। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली फ्रंट कंपनियां हैं जो कंपोनेंट्स और दीगर चीज़ें सप्लाई करती हैं, स्मगल करती हैं, अल्लाह जाने कानूनी हर डुअल टेक्नोलॉजी लाती हैं, क्या करती हैं। बहरहाल ये चारों हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 4 साल में ये शायद 6ठा या 7वां मौका है कि अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान का जो दूर मार मिसाइल प्रोग्राम है उसके पीछे पड़ी हुई है। इससे पहले अभी 2 महीने पहले ही अक्टूबर में अमेरिका ने 26 तजारती कंपनियों को हथियार साजी और ड्रोन साजी में मदद देने के लिए ब्लैक लिस्ट किया। इनमें 16 पाकिस्तानी, 6 चीनी और 13 अमाराती कंपनियां शामिल हैं। एक मिस्री कंपनी भी इस लिस्ट में शामिल है। अगेन यही इल्ज़ाम है अमेरिका का कि ये बेसिकली फ्रंट कंपनियां हैं। इससे भी पहले 1 महीने पहले सितंबर में बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन, उस पर भी पाबंदियां लगा दी गई क्योंकि ये इदारा हमारा जो शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम प्रोजेक्ट है उसकी रॉकेट मोटर्स की आजमाइश में पाकिस्तान के साथ ताउन करता है। उससे भी पहले अप्रैल 2024 में चीन की 3 कंपनियां जो हैं उनको सैंक्शंस लगी। उससे पहले पिछले साल अक्टूबर 2023 में चीन की 3 कंपनियों को पाबंदियों का निशाना बनाया गया क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ ताउन कर रही थी। उससे भी पहले दिसंबर 2021 में 13 पाकिस्तानी कंपनियों पे पाबंदी लगाई गई है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर, वो खासे मासूम आदमी हैं। उनका कहना है कि अमरीका दरअसल कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहा, पाकिस्तान का हमारे दिल में बहुत अच्छा ज़बरदस्त मकाम है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है वसी तर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम की हौसला शिकनी करना चाहते हैं। किसी ड्रैकुला का कार्टून नहीं लगता। अच्छा, तो ये अमेरिका का कहना है। अच्छा, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने रद्द अमल ज़ाहिर किया एक दिन छोड़ के। उन्होंने कहा कि असल में हमें ये फ़ैसला स्ट्रेटेजिक नहीं, सियासी और डिस्क्रिमिनेटरी या इम्तियाजी जो है वो लग रहा है। इस मामले पे हम सब एक पेज पे हैं। मसलन पीटीआई के जो हैं जुल्फी बुखारी साहब सर, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान के 4 इदारों पे पाबंदियाँ अफसोसनाक हैं। हमारी जोग्राफियाई पोजीशन ऐसी है कि ख़ुद को महफूज रखने के लिए हमें ज़ाहिर ज़रूरी इक़दाम करने पड़ते हैं और बाइडन इंतज़ामिया ने जाते जाते दोहरा मयार बरतने से ये बाज नहीं। अच्छा, अक्सरियत जो पीटीआई की है, हालांकि हाल में ही बात हो रही है ना, जब भी वो ज़ल्मई खलीलज़ाद कहते हैं कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगने चाहिए तो तवातुर से नीचे आते हैं सर, यस सर। लेकिन इसकी मजम्मत की है मेहरबानो कुरैशी जो हैं, उन्होंने भी सजाद बुर्की साहब, लेकिन
जो कौन है ये? सेक्रेटरी में अमेरिका वाले? जी, सेक्रेटरी पीटीआई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स, जिसका इत्तेफाक से नाम OIC है। तो ये पीटीआई के OIC के जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कहा कि ये देखें रोग हुकूमत के ऊपर पहले सैंक्शंस, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये हुकूमत के ऊपर सैंक्शंस नहीं है, ये 7वीं दफा लगी है, जैसे आपने बोला है। अच्छा, ये एक अलग गेम है। बुर्की साहब थोड़ा सा सोच लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया में साबिक़ जो सफ़ीर हैं मलिहा लोधी साहिबा, उनसे शाम को ज़रार खोड़ों ने रब्ता और उनसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल तो ये था कि ये जो बाइडेन इंतज़ामिया ये 21 से अब तक यही काम करते आ रही है, लेकिन जाते जाते भी ये हरकत कर गई, तो पाकिस्तान पे इतनी मेहरबानी आखिर क्यों है? जब से पाकिस्तान ने अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू किया, तब से ही बार बार पाबंदियां लगती रहीं अमेरिका की तरफ से, और ये सैंक्शंस भी कोई नई चीज़ नहीं है। इससे जो चीज़ जाहिर होती है ये है कि अमेरिका एक इम्तियाजी पॉलिसी फॉलो करता है। उन्होंने कभी भारत के जौहरी या मिसाइल प्रोग्राम पे कभी पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ पाकिस्तान ही उन्होंने टारगेट किया, और उसका मकसद यही है कि भारत को प्रोटेक्ट करना और पाकिस्तान की जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोकना। काफ़ी सालों से अमेरिका दबाव डाल रहा था पाकिस्तान पे कि वो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पाकिस्तान डेवलप कर रहा है और कर चुका है उनको रोके। तो ये जो दबाव था, ये अगेन ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, और इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी से डिनाई किया जाए। अच्छा, मलिहा लोधी साहिबा से ज़रार ने फिर ये पूछा कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है दरअसल वो किस स्टेज पे है, क्या इस स्टेज पे है, किस तरह की सैंक्शंस उसका कुछ बिगाड़ लेंगी? इस किस्म के US सैंक्शंस या पाबंदियों से ना पहले कोई असर हुआ है पाकिस्तान पे और ना ही अब होगा, इसलिए कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो डिफेंसिव है, उसका फोकस भारत है। भारत के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है मिसाइल की, और भारत के पास एक बहुत ही वसी पैमाने पे उन्होंने एक VMD सिस्टम बनाया है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि मिसाइल्स को काउंटर करता है। उसके लिए उन्होंने भारत ने अमेरिकी इमदाद ली है, पेट्रियट मिसाइल्स हैं उनके पास, इजरायली एरो और रशियन SS-400 मिसाइल से ही उनका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बना है। तो उस पर तो अमेरिका ने कभी पाबंदी नहीं लगाई। तो पाकिस्तान ने पहले भी इस प्रेशर को हमेशा रेजिस्ट किया है और अब भी रेजिस्ट करेगा, और इसका कोई असर नहीं होगा पाकिस्तान पे, इसलिए कि पाकिस्तान का कोई इस किस्म के कोऑपरेशन या ताउन ही नहीं है, ना अमेरिका के साथ और ना ही किसी मगरबी मुल्क के साथ। अगर कोई ताउन है इस एरिया में तो वो सिर्फ चीन के साथ है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान पे। अच्छा, शुरू में नॉर्थ कोरिया इब्तदाई जो था टेक्नोलॉजी, फिर जाहिर है कि चाइना के साथ कोऑपरेशन हो गया। अच्छा, 2 सिस्टम अमेरिका को मुझे लगता है तंग कर रहे हैं। एक तो है अबाबील मिसाइल सिस्टम, जो है 2200 किलोमीटर तक मल्टीपल वॉर हेड्स को मुख्तलिफ समतों में ले जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिफेंस शील्ड है भी तो वो परेशान हो जाएगी। अच्छा, जहाँ तक डिफेंस शील्ड्स की बात है, तो एक ज़माने में मैं सोचता था कि यार मिसाइल डिफेंस ना बड़ा कोई गेम चेंजर है, लेकिन हाल में जो हमने देखा है मिडिल ईस्ट में, इजराइल के साथ। अच्छा, इजराइल इधर है, ईरान इधर है, राइट। पहले अप्रैल में तो उन्होंने क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स किए, तो उनको तो कोई 3-4-5 घंटे लगे पहुंचने में। इस बार जब मेरे ख्याल अक्टूबर में शायद जब फायर किए थे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स पहुंचे थे, तो वो विद इन हाफ एन आवर वहां पर पहुंच गए थे। मतलब इराक, उर्दन और फिर इजराइल, और सिर्फ इजराइल की एयर मिसाइल डिफेंस नहीं, जॉर्डेनियन एयरफोर्स, US एयरफोर्स, शायद ब्रिटिश एयरफोर्स, और बीच में जिनके हमें नाम भी नहीं पता, वो उनको नहीं रोक सके। अब ये है पाकिस्तान और बराबर में है भारत। आई एम नॉट श्योर कि जिस तरह की फ्लाइट टाइम्स हम देख रहे हैं, तो किसी भी किस्म के मिसाइल डिफेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है यार। स्पेशली आप ये तो देखेंगे ना कि एक मिसाइल तो नहीं फायर होता ना एक वक्त पे, वॉलीज फायर होती हैं।
तो यहाँ पर तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट यूं है। दूसरी बात, अब इजराइल की बात की, और अगेन ये बात शायद बहुत लोगों को फनी लगे, और यहाँ पर बैठ के तो हम कहते हैं कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जिन पर सैंक्शंस लग रही हैं, दोज आर मिसाइल्स आर केपेबल पोटेंशियली टू रीच इजराइल। अब आपको पता है कि अमेरिका तो कुछ भी करता है कि मेरे प्यारे बेटे को आप कुछ ना कहें, राइट, नस्ल कुशी करे, कुछ भी करे। एंड आप जब प्लानिंग करते हो स्ट्रेटेजिकली, आप किसी के इरादों पर प्लानिंग नहीं करते कि यार तुम्हारे पास बंदूक है लेकिन तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे क्यों गोली मारोगे। मतलब मैं प्लानिंग इस तरह करूंगा कि तुम्हारे पास बंदूक ही क्यों। मुझे ये बताओ, शाहीन 3 एक तरफ तो अंडमान निकोबार में जो भारतीय आबदोजों का अड्डा है वहां तक मार कर सकता है, और क्या मगरिब में इसराइल तक भी पहुंच सकता है? आई थिंक 2740 किलोमीटर की रेंज है। आई थिंक लॉन्ग एंड ऑफ कैपेबिलिटी पर शायद हो, लेकिन मुझे ठीक है, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अगर आप पाकिस्तान की मईशत के मैक्रो यानी बड़े बड़े इंडिकेटर्स को देखें तो बज़ाहिर लगता है कि अगर मईशत बहुत तरक्की नहीं कर रही तो कम से कम स्टेबिलिटी तो आई है। शुरू करते हैं हम करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट में पिछले 4 माह से सरप्लस चल रहा है, मतलब कि जितने पैसे आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं जितने पैसे जा रहे हैं उसके बनिस्बत। अभी इस वक्त पिछले माह $729 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस है। हालांकि अगर आप पिछले नवंबर यानी नवंबर 2023 को देखें तो तकरीबन 150 मिलियन का डिफिसिट था। इसके साथ साथ रिमिटेंसेस भी बढ़ रही हैं। इस माली साल के पहले 5 माह में हमने देखा है कि 34% रिमिटेंसेस में भी इजाफा आया है। इसकी एक वजह यह है कि जो क्रैकडाउन हुआ था गैर कानूनी डॉलर की ट्रेड पर, वो बज़ाहिर काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ है और लोग लीगल चैनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इन दिनों में हम सब का ख्याल था, मेरा तो ख्याल था, मैंने कहा कि यार खाना पूरी है, इससे कुछ नहीं होना, लेकिन हमने इफ़ेक्ट्स देखे हैं और इसका एक नतीजा ये भी रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है हमारी डॉलर के साथ वो भी कदरन स्टेबल, ना सिर्फ स्टेबल बल्कि इस साल अगर आप देखें तो रुपी हैज़ गेन 2%। और आप माने या ना माने, इस वक्त इसका शुमार बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में है। जाहिर है IMF का भी इसमें किरदार है। और फिर आखिर में हम आते हैं शराय सूद पर। हम देख रहे हैं कि इसमें जून से लेके दिसंबर तक 5 बार इसमें कमी हमने देखी है और इस वक्त 13% पे है, और काफ़ी लोगों का कहना है कि अगले साल शायद ये सिंगल डिजिट्स में आए। तो क्या हमें खुशी मनानी चाहिए या ये एक टेम्पररी चीज़ है? क्या हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं? क्या ये सस्टेन किया जा सकता है? इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अकदस अफजल साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है, ये एक सस्टेनेबल स्टेबिलिटी है या अभी कोई शॉक्स आपको नज़र आते हैं टू बी वॉच्ड आउट फॉर 2025 में? थैंक यू वेरी मच फॉर having me on the show. It's great to be here. आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक बहुत ही अनस्टेबल स्टेबिलिटी है। वो इसलिए मैं इसको अनस्टेबल स्टेबिलिटी कहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बहुत से जो चैलेंजेस हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का सामना है। आई थिंक अगर आप एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करें तो दुनिया में बढ़ती हुई जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, जिस तरह से तमाम इकोनॉमीज़ अपने इकोनॉमीज़ में टैरिफ वॉल्स खड़े कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है, जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने भी इसकी बात की है, और यूरोप में भी इस किस्म की कोशिशें हो रही। तो इन तमाम ये जो फ्रैगमेंटेशन हो रही है जिसकी वजह टैरिफ्स ऊपर किए जा रहे हैं, इसका बहरहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी असरअंदाज होगी। इसके अलावा मेरे ख्याल में डेट एक बहुत बड़ा इशू है लो इनकम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के लिए। आई थिंक उसके जो नंबर्स हैं वो बड़े ख़तरनाक हद तक बढ़ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी में हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए भी, इसकी जो अभी की स्टेबिलिटी है ये एक तरह की अनस्टेबल स्टेबिलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात हैं, मैं उसको अनस्टेबल तो नहीं कहूँगा लेकिन उसमें डेफिनेटली एक अनसर्टनिटी है। और जिस किस्म के स्टेप्स हुकूमत वक्त को चाहिए टू पुट पाकिस्तान इकोनॉमी ऑन अ सस्टेनेबल ट्रेजेक्ट्री, सस्टेनेबल पैथ, वो इस प्रेजेंट वीक मैंडेट के साथ लेने
बहुत मुश्किल नज़र आ रही हैं। जी, मतलब कि पॉपुलर गवर्नमेंट जिसके पास एक ब्रॉड मैंडेट हो वो काफ़ी मुश्किल फैसले भी ले सकती है और उनको फिर इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। लेकिन अभी तक अख्तर साहब जो हमने रिफॉर्म्स आप देख कहें या अब क्रैकडाउन्स देखें, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि दे हैव अचीव्ड सम ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स? जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले साल जब हम बैठ के यहाँ पर बात करते थे, एक्सचेंज रेट पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रही होती थी, एक दिन में कभी कभी 3-4 रुपए ऊपर नीचे होती थी, मुझे याद है। और फिर एक क्रैकडाउन लॉन्च हुआ ऑन इलीगल डॉलर ट्रेड, कुछ हद तक एक क्रैकडाउन स्मगलिंग पे भी लॉन्च हुआ और बज़ाहिर उसके नतीजे हमारे सामने हैं। तो इस तरह के और कौन से मेजर्स हैं और कौन से रिफॉर्म्स हैं जो आपकी नज़र में वीक मैंडेट हो या ना हो हुकूमत को लेने चाहिए मूविंग फॉरवर्ड? देखें, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का चैलेंज है, ये जो आपने बात की मैं से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। आई थिंक कुछ ना कुछ हमें डेफिनेटली जो क्रेडिट है वो देना चाहिए पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैं कि कहाँ से इंटरेस्ट रेट को नीचे लाए हैं, कहाँ से इन्फ्लेशन को नीचे लेकर के आए हैं। आप अभी अपने इब्तदाइये में बता रहे थे कि जो करंट अकाउंट सरप्लस है 10 साल के बाद पहली दफ़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ है इन 10 ईयर्स, और आपका जो एक्सचेंज रेट जिस तरह से स्टेबल है, तो ये सारी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। आई थिंक उनको क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। लेकिन आई थिंक आगे चलते हुए आई थिंक गिवन जिस किस्म की दुनिया में जियो इकोनॉमिक जियो पोलिटिकल फ्रैगमेंटेशन आ रही है, जो डेट का मसला खड़ा हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, टैरिफ वॉल्स बहुत सी कंट्रीज खड़ी कर रही हैं, आई थिंक उसमें हमें सबसे बड़ा जो इशू नज़र आ रहा है मेरे ख्याल में रिसोर्स मोबिलाइजेशन या जो रेवेन्यू जो हमें जनरेट करना है अपने फिस्कल साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी प्राइमरी सरप्लस जनरेट करने के लिए। आई थिंक उसमें बहुत सी चैलेंजेस का सामना है। आई थिंक वो बहुत बड़ा टारगेट गवर्नमेंट ने अपने सामने रखा हुआ है, और जिस किस्म की जो खबरें आ रही हैं FBR से, एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ही मुश्किल टारगेट नज़र आ रहा है इस गवर्नमेंट को। स्पेशली उसका कुछ रीज़न पॉलिटिकल अनरेस्ट है कि उसकी वजह से शायद टैक्स कलेक्टर्स जा नहीं सकते, लेकिन कुछ मेरा ख्याल है कि जो चेंजेस आ रहे हैं इदारे के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अक्सर लोग, जैसे कल जुम्मा है, हमारे यहाँ कॉल्स भी आती हैं, तो लोग सवाल करते हैं कि जी ये महंगाई जो है ये महसूस क्यों नहीं हो रही है, ये फील लाइक जो है वो अभी तक इतनी ऊपर महसूस हो रही है। तो क्या इसकी एक वजह ये भी है कि जिस अंदाज में हमने महंगाई एक्सपीरियंस की है पिछले 2-2.5 साल में, उसमें लोगों का हशर नशर हो गया है, और अब ये जो हमें बताते हैं कि जी सिंगल डिजिट में आ गया है, तो वो उनको बेहतरी उसकी महसूस नहीं हो रही है। दूसरा, ये जो अचीवमेंट्स जो आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है करनी भी चाहिए, उनका हमारे यहाँ ये जो इस वक्त 8 करोड़ लोग हैं गुर्बत की लकीर से नीचे, उन पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है ना इसका। ये हम अभी सिर्फ देख रहे हैं कि ऊपर आसमान में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ सितारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन उससे नीचे रोशनी आएगी या नहीं ये हम नहीं कह सकते अभी। मैं इससे एग्री करता हूँ आपकी असेसमेंट से। आपने बिल्कुल ठीक कहा रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। देखें, पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन 38% तक गई। इसका मतलब ये है ओवरऑल कि जो ओवरऑल प्राइसेस हैं वो इतनी ऊपर जा चुकी थी कि अब ईयर ऑन ईयर अगर वो 5% के ऊपर भी आ गई हैं, तो पिछले 2-3 साल में जिस तरह से प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उससे डेफिनेटली लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही नेगेटिव या मनफी अंदाज में मुतासर हुआ है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद नीचे चली गई है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जो आपने बात की कि गिवन दी सर्कमस्टांसेस, मतलब ऊपर चीज़ें चमकती हुई नज़र आ रही हैं आसमान पे, वो नीचे ट्रांसलेट कैसे करेंगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक स्टेबिलिटी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आम आदमी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हुई है। ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी में डेफिनेटली स्टेबिलिटी बेहतर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही अनस्टेबल और प्रिकेरियस स्टेबिलिटी है। अनस्टेबल स्टेबिलिटी, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनस्टेबिलिटी अच्छा जुमला है, इसको मैं अपनाऊंगा। हाँ, आइंदा क्या ऑक्सीमोरॉन कहते हैं इसको अंग्रेजी में, पता है? हाँ, मे बी। लेकिन हमारी इकोनॉमी ऐसी है, उसके लिए ऐसी इस्तेलाह ढूंढनी पड़ती है। हाँ, मोरॉन्स की कोई कमी नहीं है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, जी इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।